हाँ, हम बात कर रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट की। ठीक है, केमिकल शिफ्ट क्या होता है तो उसके बारे में अपन ने कहा था। केमिकल शिफ्ट को एक बार देखने से पहले बात करें कि केमिकल जो शिफ्ट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास दो स्केल प्रचलित है। पहला जो स्केल है वो कहलाता है डेल स्केल और दूसरा जो स्केल है वो कहलाता है टो स्केल। ठीक है, दोनों स्केल में केमिकल शिफ्ट क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो पहले बात करें अपन ने कहा था कि केमिकल जो शिफ्ट होता है उसमें कोई भी अपने पास सैंपल होता है, सैंपल का अपन एनएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं। तो इस सैंपल का एनएमआर स्पेक्ट्रम लेने के दौरान ही अपन एक रेफरेंस कंपाउंड इसमें अपन मिला देते हैं। और रेफरेंस जो कंपाउंड अपन ने लिया था वो कहा था अपन ने कि टेट्रामिथाइलसिलिन का यूज करते हैं। बहुत अच्छा अपने पास कंपाउंड जो कि रेफरेंस कंपाउंड के रूप में काम करता है। तो सैंपल जो होता है, सैंपल की फ्रीक्वेंसी, सैंपल में जो प्रोटॉन होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और रेफरेंस जो कंपाउंड है जो कि अपन कह रहे हैं टीएमएस टेट्रामिथाइलसिलिन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, दोनों के अंतर को ज्ञात कर लेते हैं और दोनों के अंतर को अपन ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास क्या बनता है, डेल स्केल। ठीक है, डेल स्केल में जो वैल्यू आती है वो वैल्यू अपन मेजर करते हैं पीपीएम में। किसमें, पीपीएम। अच्छा, पीपीएम की वैल्यू ज्यादा वेरी नहीं करे इसके लिए अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻⁶ से। तो अपने पास जो सिग्नल है वो पीपीएम में आ जाते हैं। बात करें डेल जो स्केल है वो कहां से कहां तक होगा, तो डेल स्केल में लिया जाता है 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, डेल जो स्केल है वो 0 से लेकर 10 तक होता है। ज्यादातर जो प्रोटॉन होते हैं उनके जो सिग्नल है वो इस रेंज में अपने पास आ जाते हैं। बात करें टेट्रामिथाइलसिलिन जो कि रेफरेंस कंपाउंड लिया था, डेल स्केल में इसकी जो वैल्यू आती है वो किस पर आती है, 0 पर आती है। ठीक है, तो टीएमएस के जो सिग्नल है वो हमेशा 0 पे आएगा। और जो प्रोटॉन होंगे उन प्रोटोनों के सिग्नल 0 से लेकर 10 पे कहीं पे भी आ जाएंगे। तो केमिकल शिफ्ट था क्या, तो अपन ने कहा था कि जो सिग्नल है उनका डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टीएमएस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू टीएमएस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट देख रहे हैं अपन, केमिकल शिफ्ट का डेल स्केल की बात कर रहे हैं। टीएमएस का जो सिग्नल आएगा वो कितने पे आएगा, 0 पर, और प्रोटॉन के सिग्नल अपन को 0 से लेकर 10 तक वो मिल जाते हैं। बात करें, अपन ने कहा था कि ये जो था ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो फील्ड कहलाता है टीएमएस, जहां डेल की वैल्यू क्या है, 0, ये वाला फील्ड कहलाता है अप फील्ड। ठीक है, अप फील्ड। और इधर वाला जो फील्ड कहलाता है वो कहलाता है डाउन फील्ड विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला एरिया अप फील्ड और ये वाला एरिया डाउन फील्ड कहलाता है। ठीक है, अपन ने कहा था कि जो भी शील्डेड जो प्रोटॉन होते हैं, शील्डेड जो प्रोटॉन के जो सिग्नल है वो हमेशा अप फील्ड में मिलते हैं अपन को। शील्डेड जो प्रोटॉन है उनके सिग्नल किस में मिलेंगे, अप फील्ड में। ठीक है, जबकि डीशील्डेड जो प्रोटॉन होते हैं अपने पास, डीशील्डेड प्रोटॉन, उन डीशील्डेड प्रोटॉन के जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड में मिलते हैं। ठीक है, अप फील्ड में किसके सिग्नल मिलेंगे, शील्डेड प्रोटॉन। शील्डेड प्रोटॉन की बात की थी कि जिसमें इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड था अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा तो प्रोटॉन शील्डेड कहलाता है। और शील्डेड जो प्रोटॉन के सिग्नल मिलते हैं उनमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, इस कारण वो एब्जॉर्प्शन अप फील्ड में शो करते हैं। इस कारण इनके सिग्नल कहाँ आते हैं, अप फील्ड में आते हैं। तो शील्डेड प्रोटॉन के सिग्नल अप फील्ड में आएंगे। और साथ ही साथ एक और बात भी याद रखनी है कि उनके लिए टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती है, कम प्राप्त होती है, कम टो वैल्यूबल इनके सिग्नल अपन को मिलते हैं। अगर डीशील्डेड जो प्रोटॉन है
उनके सिग्नल डाउनफील्ड में आते हैं और इनके लिए टॉ की वैल्यू क्या होती है अपने पास अधिक होती है, यानी कि इनके जो सिग्नल होते हैं वो अधिक टॉ वैल्यू पर अपन को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास था डेल स्केल, डाउनफील्ड, अपफील्ड, शिल्डेड, डीशिल्डेड प्रोटॉन की वैल्यू, टॉ वैल्यू कम है या ज्यादा है ये देखा अपन। ठीक है, अपफील्ड में शिल्डेड प्रोटॉन के सिग्नल आते हैं और उसके लिए टॉ की वैल्यू क्या होती है कम होती है, और डिशिल्डेड जो प्रोटॉन होते हैं उनके लिए टॉ की वैल्यू क्या होगी अधिक होगी, उनके सिग्नल यहाँ अपन को मिलते हैं। जैसे बात करें अपन अब आगे केमिकल शिफ्ट की बात कर देते हैं। अब केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनके कारण जो सिग्नल है, कभी सिग्नल यहां प्राप्त होंगे, कभी यहां सिग्नल प्राप्त होंगे। तो क्यों ऐसा क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिससे ये शिफ्टिंग अपन को सिग्नल की मिलती है। तो पहला जो फैक्टर है जो केमिकल शिफ्टिंग को अफेक्ट करेगा वो ले रहे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अपन यहां एक और फैक्टर की बात कर सकते हैं और वो है अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कहा जाता है कि शिल्डेड जो प्रोटॉन होते हैं उनके सिग्नल अपफील्ड में आते हैं, उनके लिए टॉ की वैल्यू क्या होती है कम होती है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें अपन CH4 के जो प्रोटॉन है वो शिल्डेड है और इनके जो NMR में इसका जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है 0.23 पर। ठीक है, अब इस प्रोटॉन से मैं कुछ ग्रुप अटैच कर रहा हूं और ग्रुप कौन से अटैच कर रहा हूं, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और कोई X ग्रुप ऐड कर रहा हूं। X ग्रुप ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है। जब ऐसा कोई ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोटॉन से ज्यादा हो, जब हम प्रोटॉन से अटैच करते हैं तो ये जो अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा कम कर देगा। और जब ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देगा तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉन क्या हो गया डीशिल्डेड हो गया। और जब प्रोटॉन डीशिल्डेड हो गया तो उसके सिग्नल कहाँ आएंगे अपन को डाउनफील्ड में, यानी कि उनके लिए टॉ की वैल्यू क्या होगी अधिक होगी। जैसे बात करें अपन, मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और इस हाइड्रोजन से अटैच किया है आई, एक मैंने अटैच कर दिया Br, एक मैंने अटैच कर दिया Ca और एक मैंने अटैच कर दिया F। ठीक है, ये प्रोटॉन ऐसे जिससे I लगा हुआ है, इससे Br, इससे Cl, इससे F। तो इस प्रोटॉन की बात करें, इस प्रोटॉन का सिग्नल इसके कंपेरिजन डाउनफील्ड में अपन को मिलता है, यानी कि उसकी टॉ की वैल्यू क्या होती है अधिक होती है। तो अपन देखते हैं कि NMR स्पेक्ट्रम में इस प्रोटॉन का जो सिग्नल आता है वो आता है 2.16 पर, जबकि दूसरा जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होगी, तो और ज्यादा होने के कारण सिग्नल और डाउनफील्ड में आएगा और वास्तव में इसका जो सिग्नल आता है 2.82 पर आएगा। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br की तुलना में और क्या होती है ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण इसके जो NMR स्पेक्ट्रम है उसमें जो सिग्नल आएगा वो आता है 3 पर लगभग। और लास्ट बात करें, फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, तो इस प्रोटॉन के सिग्नल बहुत ही ज्यादा डाउनफील्ड में अपन को मिलते हैं और वो लगभग मिलेंगे 4.26। ठीक है, तो प्रोटॉन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देगा और प्रोटॉन को डीशिल्डेड कर देगा और जो सिग्नल है वो डाउनफील्ड में जाते जाएंगे, यानी कि इनके लिए टॉ की वैल्यू क्या होती जाएगी अधिक होती जाएगी। ठीक है, बात करें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है, जैसे अपन बात करें CH4 का प्रोटॉन कहां मिलेगा अपन 2.3 पर। CH3Cl इसका सिग्नल अपन को कहां मिलेगा 3.0 पर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ाते जाएं
तो जो सिग्नल है और डाउन फील्ड में अपन को मिलते जाते हैं। जैसे अपन ने कहा कि साइड उनको हटाया और अपन ने एक और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में क्या कर दिया, अटैच कर दिया तो इसके सिग्नल और डाउन फील्ड में चले जाएंगे और ये लगभग कितने मिलेंगे 5.28 पर। एक हाइड्रोजन है, इसको भी यदि अपन हटा दें और 3 Cl एटम इसके पास लगा दे तो 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए। डी शील्डिंग प्रोटॉन की बहुत ज्यादा हो जाएगी और सिग्नल कहाँ मिलेगा आपको, और डाउन फील्ड में मिलेगा। तो इसका जो सिग्नल मिलता है लगभग अपन को मिलता है 7.20 के आसपास। तो कह सकते हैं अपन कि केमिकल शिफ्ट जो है वो अफेक्ट होता है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी हाइड्रोजन के पास अटैच है तो उसकी डीशील्डिंग हो जाएगी और डीशील्डिंग होने का उसके जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड में अपन को क्या होते जाते हैं, मिलते जाते हैं।